प्रोग्राम में आपको बहुत वार्म वेलकम। मैं हूं कामरान शाहिद। जिस वक्त आपसे मैं बात कर रहा हूं, पाकिस्तान इस वक्त उन मुश्किलात में घिरा हुआ है जो तसलसल है पिछले 10 से 12 सालों का। लेकिन ऑब्वियसली अब जो नई क़यादत आई है, उन्होंने इन मसाइल को जो है वो नए सिरे से स्टार्ट करना हो या तसलसल को फेस करना हो, एट द एंड ऑफ द डे उन्होंने इसको फेस करना है और पाकिस्तान की तमाम मुश्किलात को इसे बाहर निकालना है। जो हमें सामने प्रॉब्लम्स नज़र आ रहे हैं उनमें दहशतगर्दी, मईशत की बदहाली और उसके साथ एनर्जी का बहुत बड़ा क्राइसिस। आज भी इस वक्त जो आपसे मैं बात कर रहा हूँ, पूरे पाकिस्तान में 16 से 18 घंटे लोड शेडिंग हो रही है और उसके साथ साथ पानी भी नहीं आ रहा। ये मसाइल इतने बड़े हैं, इनसे छुटकारा किस तरह पाया जाएगा? डेट ज़दा कंट्री जिसके एक हाथ में कशकोल है, वो किस तरह फॉरेन अफेयर्स के अंदर जो है वो बहुत बड़ा स्टैंड ले सकेगी, जिससे पाकिस्तान का इमेज जो है मुल्क के अंदर जो है वो बेहतर हो और मुल्क के बाहर भी बेहतर हो। और इसी तरह यही कशकोल ज़दा कंट्री जो है, जो IMF की इंस्टॉलमेंट्स पे चल रही है, मईशत को किस तरह बहाल करेगी। मियां नवाज शरीफ साहब के लिए बहुत बड़े चैलेंजेस हैं, लेकिन ऑब्वियसली जो मैंडेट उनको मिला है वो इतना क्लियर है कि उसके बाद कोई पीछे गुंजाइश रह नहीं गई कि ये 5 साल में वो इन चीज़ों को फेस ना कर सकें। और बात ये चले कि जो हुकूमत थी वो स्प्लिट थी, ये अपोजिशन इतनी स्ट्रांग थी कि कोई काम भी हो नहीं सका। अपोजिशन जो है वो भी बड़ी मुनासिब पोजीशन में आई है, इस तरह के हुकूमत के कामों में शायद रखना ना डाल सके। हम आज के इस प्रोग्राम में पाकिस्तान के मौजूदा हालात, उसमें PMLN की गवर्नमेंट, उसके साथ साथ सिंध में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट, खैबर पख्तूनख्वा में PTI की गवर्नमेंट और बलूचिस्तान के मामलात पर बात करेंगे। शेख रशीद अहमद साहब के साथ जो अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह हैं, हमारे प्रोग्राम में जीतने के बाद तशरीफ़ लाए, इससे पहले भी आते रहे। बहुत मुबारकबाद आपको देता हूँ शेख साहब, इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से पार्लियामेंट में आप जा रहे हैं कुछ सालों के बाद। मुझे उम्मीद है 4 चांद लगेंगे पाकिस्तानी पार्लियामेंट में, आपकी घिन गिरिश से जो है वो पार्लियामेंट गूंजेगी, ख्वा वो ड्रोन्स का मामला हो, दूसरा मामला हो। शेख साहब, मसाइल बड़े पेचीदा हैं। मैं स्टार्ट करूंगा, ओबामा ने कल स्टेटमेंट दी, एड्रेस किया और उसमें उसने कहा कि ड्रोन्स जो है वो तो उसको हम उससे पीछे नहीं जा सकते। शेख साहब, आप पार्लियामेंट में बैठने जा रहे हैं, इससे पहले जो पार्लियामेंट थी उसमें आपको याद होगा कि इस मुत्फिका करारदाद पेश की गई थी ड्रोन्स को रोकने की, लेकिन आर्मी चीफ ने कहा था कि हम ड्रोन्स को आप रोक तो सकते हैं लेकिन हम उसको फायर भी कर सकते हैं आपके कहने पे, लेकिन कॉन्सिक्वेंस बर्दाश्त करने पड़ेंगे आपको। शेख साहब, आज जब आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने जाएंगे और इंशाल्लाह पार्लियामेंट के अंदर, तो आप ड्रोन्स पे क्या मौक़िफ़ इख्तियार करेंगे और आर्मी चीफ को क्या कहेंगे जब वो आपसे ही कहेगा कि ड्रोन्स गिरा तो सकते हैं लेकिन आप रिएक्शन के लिए तैयार हैं? देखें, मैं तो लोगों की ख्वाहिश और दुआओं पे जा रहा हूं। आई विल बी दी वॉइस ऑफ द पीपल। मैं आवाम, और वो आवाम जिसकी कोई आवाज़ नहीं है, जिसका किसी को दर्द नहीं है, जिसकी किसी को फिक्र नहीं है, और ख़ास तौर पर मैं समझता हूँ खैबर पख्तूनख्वा में PTI के आने के बाद, जहाँ PTI के लिए बहुत बड़ा इम्तहान होगा, वहाँ मरकज़ के लिए भी इम्तहान होगा। ये नहीं हो सकता कि PTI नीचे से कहे कि बंद करो ये ड्रोन हमले और मरकज़ खामोश बना रहे, तमाशाई बना रहे। एंड आई एम होपफुल कि कोई पॉलिसी में तब्दीली नहीं होगी। बड़े चैनल पैसों की, पेमेंटों की कह रहे हैं कि बोरियां खुलने लगी हैं रियालों की और डॉलरों की। मुझे नहीं दिखाई देता। मैं समझता हूँ कौमी यकजहती के साथ साथ अज़्म मुसलसल की ज़रूरत है और जिद्दोजहद की ज़रूरत है, वरना ये 100 दिनों में पता लग जाएगा कि ये ऊँट किस करवट बैठेगा। मसला इतना आसान नहीं है। बेल्ट बांधनी होगी, बेल्ट को टाइट करना होगा, और अगर आपने बेल्ट को टाइट ना किया तो आप इसी, हमेशा जो तारीख गवाह है, नवाज शरीफ साहब की जो तारीख है, सियासत गवाह है कि हमेशा वो अपने बोझ तले खुद दबे हैं। उनको किसी ने नहीं गिराया, अपने फैसलों ने उनको गिराया। और इन फैसलों के गिराने में अगर उन्होंने, अब ये साबित करेगा कि उन्होंने हालात और वाक़यात से सबक सीखा है या अभी वहीं खड़े हैं जमी गुंबद ना गुंबद गुल मोहम्मद। सो वी हैव टू वेट एंड सी। और जो गवर्नमेंट ये कहती है, मेरा ख्याल है जायज़ कह रही है नवाज शरीफ की हुकूमत कि हमें 100 दिन में हम अपना फैसला कर लेंगे। मैं समझता हूँ 50-60 दिन में ही पता लग जाएगा, लेकिन 100 दिन मिलने चाहिए। राइट, ड्रोन्स की कोई गुंजाइश नहीं है। और जहां तक तालिबान का मसला है, ये इतना आसान नहीं है जी। लेट मी क्लैरिफाई इट। कौम चाहती है तालिबान से मुज़ाकरात हो, ये हमारे भाई हैं, ये एक हकीकत है, लेकिन किन ग्राउंड्स पे, किन रियलिटी पे, किन रूल्स पे और किस एजेंडे पे होंगे, फजलुर रहमान साहब कोशिश कर चुके हैं, कई लोग कोशिश कर चुके हैं, लेकिन नवाज शरीफ साहब की एक नई लुक है, एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है, और वो किस तरह फौज को ऑन बोर्ड करके इस मसले को हल करती है, वी हैव टू वेट एंड सी। शेख साहब, अब तो आप एक जमात के सरबराह हैं और आप इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। ऑब्वियसली उम्मीद तो ये कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई जाएगी ड्रोन्स के मामले पे, तालिबान से मुज़ाकरात के मामले पे, तो लोग ऑब्वियसली जानना चाहेंगे कि आपको जब प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान मियां नवाज शरीफ साहब जो है, यह हुकूमत वक्त पूछेगी
कि जी किस तरह डील किया जाए तालिबान को, तो आपके अपने नज़दीक आपके जहन में कोई खाका है जो आप देना चाहते हैं इस हुकूमत को कि तालिबान को इन शराइत मानी जा सकती हैं और ये शराइत उनकी बिल्कुल नहीं मानी जा सकती, जिसमें पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस जो है और पाकिस्तान की जो पूरा स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको निगेट कर दिया जाए? कुछ खाका आपके जहन में है जो मशवरा आप दे सकते हैं हुकूमत को तालिबान के हवाले से, ड्रोन्स के हवाले से? देखिए, ये जो आखिरी बात आपने कही है ना, कॉन्स्टिट्यूशन, आइन, असूल और ज़ाब्ता, ये मैं समझता हूँ आपके सवाल की जान है। जिस तरह तोते की जान होती है ना, ये आपके सवाल की जान है। और इसके लिए मैं समझता हूँ वक्त आने दें, लेट्स द गवर्नमेंट मूव। मैं वक्त से पहले ही ढोल ना पीटना शुरू कर दूं। अभी दिल्ली दूर है, तालिबान के साथ सीरियस मज़ाकरात के लिए गवर्नमेंट नवाज शरीफ आगे बढ़े, हम जिस काबिल हैं। और अब हमें कोई ताना ना दे छोटी पार्टी का, शायद साहब जी 10 बड़ी पार्टियां अवामी मुस्लिम लीग के साइज की पार्टियां हैं। पीपल्स पार्टी की भी पंजाब में कोई सीट नहीं है। मैं अहमद महमूद की सीट को पीपल्स पार्टी की सीट नहीं मांगता। काफ लीग की भी एक ही सीट है, एक अगर वो चीमा उधर से हो गया तो वो भी अपनी कोई, और ANP की भी एक ही सीट है। नहीं आप बड़ी बड़ी पार्टीज को गिरा दिया आपने, अपने लेवल पे ले आए, ये तो सही है, ठीक कह रहे हैं आप। देखें 10 पार्टियां एक सीट की पार्टियां जिसमें अवामी मुस्लिम लीग है, और ये अवामी मुस्लिम लीग का शेख रशीद कलम दवात का निशान अवाम की आवाज बन के जा रहा है। और मैं कौम से कहूंगा मेरे साथ खड़े हो। मेरे पास वसाइल की कमी है, मैं लीडर इनसे बड़ा हूं, मेरे पास माल नहीं है, टके नहीं है, वो पैसा फेंक तमाशा देख वाले हालात नहीं है। अगर मेरे पास होते तो मैं भी मैं भी टीवी पे इश्तिहार देता कलम दवात के, मेरे भी 100 कैंडिडेट थे। लेकिन मेरे पास क्योंकि माल नहीं है, इसलिए टीवी कैमरे पे इंशाल्लाह अपनी सियासत को और आगे लेके जाऊंगा, और मैं इमरान खान के साथ अपना इत्तेहाद असेंबली में कंटिन्यू करूंगा। शेख साहब, ये इस अब आपने बात ही कर दी इस बात की, तो पूछते चलूं, फिर आगे चलता हूं मैं। ये जो ऑब्वियसली इमरान खान साहब गिर गए और वो आपका वो रावलपिंडी के जलसे में वो शरीक नहीं, वो आपने खुद वो जलसा किया, अपनी ओन पे किया, उसमें क़यादत नहीं थी तहरीक इंसाफ की। तो ये जो पिंडी की सीट है, इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और आपका जॉइंट कॉम्बिनेशन है, या आप समझते हैं कि इमरान खान साहब को कोई आ ही नहीं सके तो ये उनका कोई इतना खास कंट्रीब्यूशन नहीं होगा फिर इसमें, इस सारे एपिसोड में? नहीं, हमारा देखें डी चौक में उन्होंने जलसा रखा, खान साहब से ये तय था पहले वो लियाकत बाग में आएंगे जी, फिर ये सारे लोग चले गए डी चौक में। हमने हमारे साथ काम साहब, मैं कौम को शेयर करना चाहता हूं, देखें जिसके पास वसाइल ना हो उसके बड़े प्रॉब्लम है, खुदा की कसम। नवाज शरीफ साहब ने आखिरी दिन जलसा रख के हमारे लिए गुंजाइश ही नहीं छोड़ी कि हम एक जलसा करते हैं। हमने फिर वही सेटअप खरीदना पड़ा जो नवाज शरीफ साहब की कुर्सियां थी, जो उनका डेक था, जो उनका लाउड स्पीकर था, जो उनका सिक्योरिटी सिस्टम था। हमारा ₹1.5 लाख जरूरत से ज्यादा लग गया, क्योंकि ब्लैकमेलर कौम है। उन्होंने कहा जी हमने तो नवाज शरीफ साहब से इतने पैसे लिए हैं, आपसे भी इतना, हम कहां से दे सकते थे, लेकिन किए मजबूरी की खातर। और शुक्र है खुदा का, इमरान खान साहब ने जैसे कहा कि उस दिन 9 तारीख को हमला होना था इमरान खान साहब पे और मुझ पे, सुसाइड अटैक होना था। इन्होंने डी चौक में बहुत बड़ा जलसा किया, हमने अवामी मुस्लिम लीग के साइज के मुताबिक लियाकत बाग में, और फिर लोगों की जुबानें चुप हो गई, क्योंकि फिर ये लोग कहते हैं ये जलसा तो साइज का नहीं था, क्योंकि सारे अखबारों में ये आ गया कि अवामी मुस्लिम लीग ने वही ढांचा खरीद लिया, लगाया, हमने पूरे का पूरा वो पैकेज ले लिया जो टेलीफोन वालों का होता है, वो सारा स्टेडियम का पैकेज ले लिया, और लोगों ने कहा भाई ये जलसा उससे बड़ा था। हमने अब नवाज शरीफ साहब को क्यों दुख है रावलपिंडी का? कोई ऐसी सियासत है जी, मुझे आप बताएं, कि हारे हुए कैंडिडेट के पास चीफ मिनिस्टर चल के जा रहा है, और लोगों ने कहा बाबा लोगों का फैसला, 100 मेंबर अपोजिशन के होंगे असेंबली में, सिर्फ एक हल्का 55, और शेख रशीद आप कहते हैं कि हमें ये तौके नहीं थी। इसका मतलब है आपके हिसाब पे सवार है शेख रशीद। इंशाअल्लाह ताला कौम ने मुझे जब तरक्याती कामों के लिए भेजा, मैंने तरक्याती कामों के अंबार लगा दिए। जब कौम ने मुझे अपनी तर्जमानी के लिए भेजा है तो मैं PTI के साथ मिलकर, ठीक है शेख साहब, मुझे एक बात बताइए कि ये तो आपका पॉइंट आ गया, वो मैं उसी टॉपिक दोबारा आता हूँ कि दहशतगर्दी जो है उसके बगैर तो मीशत किस तरह बहाल होगी और एजुकेशन कहाँ जाएगी। अब इमरान खान साहब से ऑब्वियसली आप ज़्यादा मिलते हैं पार्टी के लीडर के तौर पे, क्योंकि आपके उनसे अच्छे मरासिम है। खैबर पख्तूनख्वा में उनकी हुकूमत होने जा रही है, फेडरेशन जो है नवाज शरीफ साहब संभालेंगे पंजाब के साथ साथ। मुझे ये बताइए कि दोनों में हम आहंगी पाई जाती है कि मियाँ साहब ने तो एक बड़ा फ्रेश स्टार्ट लिया, क़यादत के लिए भी गए और इमरान साहब से कहा कि जी मिल के नेशनल इशूज़ के ऊपर, जिनमें टेररिज्म इज़ अ टॉप प्रायोरिटी, मिल के नेशनल इशूज़ के ऊपर जो है वो हमें बात करनी चाहिए। तो खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला यानी इमरान खान साहब के जो वज़ीर आला हैं, उनमें और नवाज शरीफ साहब में हम आहंगी होगी तालिबान से मुज़ाकरात से लेकर वॉर ऑन टेरर तक, और किस तरह डील किया है दहशतगर्दी को? शेख साहब क्या लगता है आपको? देखें, नवाज शरीफ साहब ने बड़े अच्छे जेस्चर का सबूत दिया, और अल्लाह के नबी का भी ये हुक्म है कि मरीज़ की सियासत की इयादत के लिए जितने कदम जाओ
उतने हज़ार गुनाह माफ़ होते हैं और नेकियां लिखी जाती हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान है। लेकिन इमरान खान साहब की भी सोच होगी कि नेशनल इश्यूज़ पर कौम को आगे लेके जाया जाए। नेशनल इश्यूज़ इतने बढ़ चुके हैं कि क्या बोल्ड स्टेप लेने के लिए नवाज शरीफ साहब तैयार होंगे? और अगर बोल्ड स्टेप नहीं लिए गए तो IMF के पास किन शराइत पे जाया जाएगा? जब मैं आपसे इंटरव्यू दे रहा हूं, ना बिजली है ना पानी है, लोग मुझे कह रहे हैं कि जी बाहर निकलो। मैं कहता हूं यार हलफ तो उठाने दो, हलफ उठा लेने दो, रोज बाहर निकला करेंगे मगरब की नमाज के बाद। हमें हमारे पास भी कोई काम नहीं है। पहले तो हुक्मरानी में मेंबर नहीं थे, अब लोगों ने हमें वोट दिए। ये कैसे हो सकता है कि लोगों के घर में ना पानी हो, ना बिजली हो, ना रोजगार हो, बदमाशी हो, लोग उठाए जा रहे हो? हम चाहते हैं कि नवाज शरीफ साहब को लोगों ने मैंडेट दिया है, खुदा करे कि ये पूरा हो और वो मसाइल हल कर सकें। लेकिन तारीख बड़ी जालिम चीज़ है। पाकिस्तान की तारीख में 14 अगस्त 1947 से लेके आज तक किसी वजीर आजम ने टाइम पूरा नहीं किया। शेख साहब, ये तो आपने बता दी, बड़ी अफसोसनाक खबर है जो आप बता रहे हैं, लेकिन हम उम्मीद रखते हैं कि ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर जो पाकिस्तान में पूरा तो कर। आप तारीख के स्टूडेंट हैं, वो तो आप ठीक कह रहे हैं, तारीख एक हकीकत है जी, वो आप ठीक कह रहे हैं शेख साहब। तारीख एक हकीकत है। मैं तारीख को कोट कर रहा हूं, जाती ख्वाहिश को खबर नहीं बना रहा। ठीक है, मैं कोई ख्वाहिश को खबर नहीं बता रहा। तारीख ये है कि 14 अगस्त 1947 से लेके आज दिन तक किसी वजीर आजम ने अपना टाइम पूरा नहीं किया, और हम दुआ गो हैं कि ये हुकूमत पूरा टाइम करे, लोगों के मसाइल। अच्छा शेख साहब, वो तो ऐसे होता रहा क्योंकि आर्मी का रोल, लेकिन हम जानते हैं पिछले 5 साल में आर्मी ने अपने आप को पॉलिटिक्स से बिल्कुल दूर रखा है। कियानी साहब तक भी यही पॉलिसी है। अब आगे आप क्या देखते हैं? मतलब अगर कियानी साहब के बाद जो लीडरशिप आती है, आपके ख्याल में तसलसल नहीं रखेगी यही? क्योंकि हम बॉर्डर्स में फंसे हुए, इंडिया का बॉर्डर, अफगानिस्तान का बॉर्डर, तो फौज क्यों पॉलिटिक्स में आएगी? और जुडिशरी में इफ्तिखार चौधरी साहब जो है, जो उन्होंने रवायात कायम की है, तो आपको क्या लगता नहीं है कि बाद की जुडिशरी भी जो है, अगर इफ्तिखार चौधरी साहब कंटिन्यू नहीं करते, पिटीशन वो जो उनकी 1.5 साल वाली है उसको साइड पे रख के, तो बाद की जुडिशरी भी जो है वो मुहाजराई तो नहीं करेगी इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के साथ? तो आपको आगे के हालात क्या लग रहे हैं इस तनाजुर में जो आप बात कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर के ताल्लुकात फौज के साथ और अदलिया के साथ? देखें, ये चौधरी इफ्तिखार के साथ पीपल्स पार्टी चल गई, सदर मुशर्रफ नहीं चल सका। और चौधरी इफ्तिखार साहब अगर तो अपने वक्त मुकर्ररा पर रिटायर हो जाते हैं तो और बात है। अगर जो एक रिट पेंडिंग पड़ी हुई है कि 18 महीने जो उनको काम नहीं करने दिया गया वो इसमें शामिल नहीं है, और उनको 18 महीने का और इजाफा मिल जाता है, तो फिर मुझे माजरत के साथ कहना पड़ता है कि मैं नवाज शरीफ साहब के मिजाज से बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ, है जी। वहाँ ऐसी गुंजाइश कम होगी। और आर्मी चीफ एक दफ़ा एक्सटेंशन ले चुके हैं, एक्सटेंशन क्या, फुल टेन्योर ले चुके हैं। सो उनकी गुंजाइश कोई नहीं है, उसकी गुंजाइश कोई नहीं है। और नवाज शरीफ के आने के बाद तो बिल्कुल ही कोई गुंजाइश नहीं है। और नवाज शरीफ साहब के मामलात भी जल्द पता लग जाएंगे इन्हीं 100 दिनों में। मैं 100 दिनों का कुशन, और उसके बाद साल 1.5 साल जब इन सब लोगों ने रिटायर होना है, जो नई लीडरशिप आती है उसके रिलेशन कैसे होते हैं, और नवाज शरीफ साहब उसमें कितने अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं। क्या नवाज शरीफ साहब ने तारीख से सबक सीखा है कि वही नवाज शरीफ पुराना नवाज शरीफ है? अगर ये नवाज शरीफ साहब एक नए नवाज शरीफ साहब नहीं है और पुराने नवाज शरीफ से अक्सरियत के बलबोते पर हुकूमत चलाना चाहते हैं, तो अक्सरियत के बलबोते पर पहले भी ये मुंह के बल गिरे थे और अब भी पूरे चांसेस हैं। अच्छा शेख साहब, ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन ऑब्वियसली मियां नवाज शरीफ साहब का पॉइंट ऑफ व्यू होगा कि फौज ने सबक सीखा है कि नहीं। ये जनरल कियानी साहब की जो मुलाकात हुई जज्बा खैर सगाली के तहत, उसको तो बड़ा वेटेज दिया जा रहा है, जिससे लग ये रहा है कि ये हुकूमत जो है और फौज जो है उसके मामला तो शायद बड़े ठीक जाएंगे, सिक्योरिटी से लेके दूसरे इश्यूज के ऊपर। ख्वाब देखने पे कोई पाबंदी नहीं है। ख्वाब की ताबीर जो है ना वो किसी समझदार आदमी से निकलवानी चाहिए। अगर एंकर हजरात ने ख्वाबों की ताबीर भी निकालनी शुरू कर दी, नहीं, मैं तो आपसे ताबीर पूछ रहा हूँ, मैं तो आपको समझदार समझ के आपसे ताबीर पूछ रहा हूँ, इसलिए तो आपको मैंने ख्वाब प्रोपोजिशन दिखाई, इसको आप ख्वाब, तो मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ समझदार समझ के कि क्या इसकी इंटरप्रिटेशन क्या होगी, जो कियानी साहब की मुलाकात हुई। इसे ये कह दें कि आज कियानी साहब ने खुद कहा एक अखबार नवीस को, मैं कुछ कोट नहीं करना चाहता, वो मैं थोड़ा बहुत बाखबर होता हूँ कि ना मैं ये कहूँगा कि ये कामयाब रही, ना मैं ये कहूँगा कि ये नाकाम रही। सो 50-50 का प्रोग्राम रहा है। मैं उनकी ज़ुबान में ही आज एक बड़े न्यूज़पेपर में छपा है, उसी को मैं कोट कर रहा हूँ कि उन्होंने कहा कि ना मैं ये कहूँगा कि कामयाब रही, ना मैं ये कहूँगा कि नाकाम रही। सो मेरा बयान भी वही समझा जाए जो जनरल कियानी। अच्छा शेख साहब, ये बताइए कि आर्मी और नवाज शरीफ साहब के इश्यूज क्या हो सकते हैं? जब हम सवाल करते हैं ना सिविल मिलिट्री, मतलब इंडिया का इशू है, कौन से इश्यूज है? फॉरेन पॉलिसी का इशू है, फॉरेन एम्बेसडर लगाने का इशू है अमेरिका में, क्या फॉरेन मिनिस्टर बनाने का इशू है कि उसमें फौज को ऑनबोर्ड किया जाए? बेसिकली इश्यूज आपको कहां कहां नजर आ रहे हैं जहां पे जी फौज और इनके दरमियान हो सकता है इशू, डिस्कशन, डिबेट?
किसी किस्म में की मदाखलत नहीं चाहती ता वक्त के मुल्क की सालमियत को ख़तरा लाहक हो जाए, खुदा न खास्ता। हुसैन हक्कानी से भी फ़ौज ने कंटिन्यू किया माजरत के साथ। मेमू गेट जैसे केस से जिसमें कि अमेरिकन गवर्नमेंट हिली पड़ी थी और मेमू गेट चलता तो अमेरिकन हुकूमत में भी दरारें पड़ जाती। इस फ़ौज की सलाहियतों का अंदाज़ा करें कि इसने हुसैन हक्कानी जैसे गद्दार वतन के साथ भी बतौर अमेरिकन एम्बेसडर काम किया है। लेकिन अमेरिकन को भी पता होता है कि इस मुल्क में गद्दार कौन सा है और मुहब्बे वतन कौन सा है और लायल कौन सा है और मासिस का बंदा कौन सा है और हवाई फायर कौन सा है और टारगेट किलर कौन सा है, ये अमेरिकन को भी पता होता है। सो फौज जो है मेरे ख्याल में वो फुली कॉपरेट करेगी डेमोक्रेसी से। और डेमोक्रेसी फौज के साथ क्या सलूक करती है, अगर आप ऐसे बयानात दें कि हम कारगिल इशू पर कमीशन बिठाएंगे और जिसमें इंडिया को भी ऑन बोर्ड करेंगे, अगर आप ऐसे बयानात दें कि मनमोहन सिंह नहीं आएगा तो मैं चला जाऊंगा वहाँ पे, और अगर ऐसे बयान दें जनाब अली के अब क्या कहूँ मैं, मुझे हया आती है। मेरी दुआ है कि हमारे साबिक दोस्त हालात के बदलते हुए धारे से सबक सीखें। अब ये अकेला पीटीवी नहीं है, अब 85 चैनल हैं। ये बहुत इनका मिजाज नहीं है तनकीद बर्दाश्त करने का। लोग आसफ जरदारी को याद करेंगे कि उसने मीडिया की कैसे कैसे जुमले और शेख रशीद के कैसे कैसे प्रोग्राम सहे। सो यू हैव टू वेट एंड सी, और उसमें देखना है कि मामलात कैसे चल रहे हैं। शेख साहब ये बताइए कि इंडिया के साथ जो है हमारा क्योंकि नेबर है, अब उसके साथ अगर ट्रेड ना करें तो फिर किसके साथ ट्रेड करें, उसके साथ ताल्लुकात ठीक ना करें किसके साथ ठीक करें, मतलब उसका हल क्या है? आप चाहते हैं हम क्या करें? जंग तो पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता, तो ताल्लुकात तो ठीक ही करने पड़ेगा ना शेख साहब। ये आप समझते हैं कि नहीं कश्मीर पे अभी हमें कॉम्प्रोमाइज यानी कश्मीर के ऊपर हमें बात के बगैर आगे मूव ही नहीं करना चाहिए? आप ये सजेस्ट करते हैं प्राइम मिनिस्टर को? देखें, अगर कश्मीर के पानी को रोककर वहां से हाइड्रल बिजली बना के कल वो आपको बेचे और अपना सारा पेट्रोल का खर्चा डाल के आप वो लें, तो आप खुद नीलम पे बिजली क्यों ना बनाएं? क्यों रोका हुआ काम स्लो करें? आप क्यों नहीं ला रहे आप ईरान से गैस? डर गए? आपको पैसे मिल जाएंगे। और अच्छा हुआ कि हुकूमत आने से पहले ही ग्वादर पोर्ट चाइनीज के आज कंट्रोल में चली गई है, वरना इस मुल्क में अमेरिकन के इन्फ्लुएंस लोगों की कोई कमी नहीं है। अमेरिकन पॉलिसीज़ को फॉलो करना अपने लिए हम एजाज समझते रहे, और 10-15 साल से जिस मुल्क में कोई वेल नहीं खोदा गया। मेरी दुआ है, मेरी कोशिश भी है कि इमरान खान इस मुल्क में लीडर ऑफ अपोजिशन हो, कम से कम कौम तो पीछे खड़ी हो। राइट अगर कोई ढीला डाला अपोजिशन लीडर बना दिया पीपल्स पार्टी ने और एमक्यूएम ने मिलके, तो ये सत्यानाश हो जाएगा, कौम मायूस हो जाएगी। इस जमहूरियत की जिंदगी के लिए ये मुनासिब है और बेहतर है कि इमरान खान इसका लीडर ऑफ अपोजिशन हो। पीपल्स पार्टी जो है वो और एमक्यूएम मिलकर ऑपोजिशन लीडर नॉमिनेट करेंगे। इमरान खान साहब तो कहीं स्टैंड नहीं कर रहे, लेकिन मेरा उससे बढ़ के एक सवाल है, आप कोशिश कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, मैं इसका जवाब पहले दूंगा। हाँ जी, देखें, पीपल्स पार्टी को अकल होनी चाहिए। खुर्शीद साहब बहुत अच्छा आदमी है, इज ए थरो जेंटलमैन, और सिंधी कल्चर की रवायत का वो प्यांबर है, वो उसका एक दरख्शां भाव है। लेकिन यहाँ अपोजिशन जिस किस्म की जरूरत है कि जिसके पीछे कौम की सपोर्ट हासिल हो। इस वक्त अगर पीपल्स पार्टी लीडर ऑफ अपोजिशन होगी तो मैं समझता हूँ जज्बात का वो आलम नहीं होगा। सिंध के आलम में तो वो खुद गवर्नमेंट फॉर्म कर रहे हैं, और सिंध में जो गवर्नमेंट फॉर्म करने रहे जा रहे हैं वो उसकी हालत भी क्या होगी जिस किस्म की खबरें आ रही हैं। मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा सेटबैक होगा, और इसलिए मुनासिब यही है कि पीपल्स पार्टी भी इस पर गौर करे कि इमरान खान और एमक्यूएम जो है वो अगर पीपल्स पार्टी के साथ जाएगी तो मेरे ख्याल में कोई अच्छा फैसला नहीं होगा। खामोशी से बेशक अपना ही ग्रुप फॉर्म कर लें कौमी असम्बली में, लेकिन मेरी राय ये है कि इमरान खान को कौमी असम्बली ठीक है। लेकिन शेख साहब बात ये कि अपोजिशन जो है ना आपकी दफा तो बहुत डिवाइड होकर आई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और एमक्यूएम जो है जो वेटेज रखते हैं अपोजिशन के तौर पर, वो तो आपस में लड़ रहे हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि लंदन में मुजाहरे हो रहे हैं। तो अपोजिशन तो बड़ी डिवाइडेड है, मतलब मियां नवाज शरीफ साहब के मुकाबले में जो अपोजिशन आई है वो तो बहुत डिवाइड है। शेख रशीद साहब, वो किस तरह यूनाइट हो सकती है और वो किस तरह अपना रोल प्ले कर सकती है जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है उससे? पाकिस्तान की सियासत में इस तरह अपोजिशन इकट्ठी हो जाती है और वो वक्त दूर नहीं होगा, और मैं इसीलिए लोगों को कहता हूं कि इस इंतहा पे ना चला जाएं। मेरी पूरी कोशिश थी कि फजलुर रहमान साहब और इमरान खान इतने दूर ना चले जाएं, और इमरान खान ने के ख़िलाफ़ जो फतवे आए मैं समझता हूँ वो हक बजानिब हो गया, और इनका केस कमज़ोर था फजलुर रहमान का।
गो के फजल रहमान साहब ने मुझे कहा कि इन्होंने मेरे साथ ज़्यादती की और मौलवी डीजल का और ये का और वो का। मैं नहीं समझता कि जुमले बेहतर होने चाहिए इस्तेमाल, बट हार्ड फैक्ट ये है कि सियासत में एक ख़त लिखा था एयर मार्शल असगर खान ने, और वो ख़त में इतना नफाक और इतने गिले शिकवे लिखे गए थे कि IB ये समझी कि ये तो बड़े ख़राबी का टाइम है। और भुट्टो के हाथ खात लड़ा तो उसने कहा कि भाई इलेक्शन अनाउंस हो गए, पार्टियां इकट्ठी हो गई। अल्टीमेटली असम्बली के अंदर तमाम पार्टियों को नापसंदीदगी के बावजूद नजरिया ज़रूरत के तहत इकट्ठा होना पड़ेगा, होना चाहिए, वरना ये अकल के अंधे हैं। कौम डिस्ट्रॉय हो जाएगी। जमहूरियत के लिए ज़रूरी है कि तमाम अपोजिशन के लोग एक वॉइस के नीचे असूल, इंसाफ, सच्चाई और जमहूरियत की सरबुलंदी और करप्शन के खिलाफ इकट्ठे। वो तो शेख साहब जब होंगे सो होंगे, लेकिन इस वक्त तो मसला ये बाहर जो मर्जी करें, बाहर एक दूसरे को मां बहन की गालियां दें, जो जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं उससे वो खराब हो रहे हैं, जो सियासतदान गंदी जबान इस्तेमाल कर रहे हैं। अंदर उनका एक एजेंडा होना चाहिए, पाकिस्तान, जमहूरियत, गरीब अवाम, इस्लाम की सरबुलंदी और आजाद। ये तो हो गया, ये तो एजेंडा हो गया, स्ट्रॉन्ग, ये तो एजेंडा हो गया। लेकिन शेख साहब ये बताइए ना कि इस वक्त तो कौम मर रही है बिजली के बहरान से। चाइना के से जो मांगा गया है ताउन, आपके ख्याल में वो बड़ा वैलिड होगा? ईरान गैस पाइपलाइन बड़ी वैलिड हो सकती है, या सऊदी अरब जो है वो कोई इमदाद करे पाकिस्तान की पैसों में तो हम कुछ खरीद सके बाहर से बिजली के ज़िमन में? बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल किया आपने। चाइना वाले बातें काम करते हैं, काम ज्यादा करते हैं। और मुजफ्फरगढ़ में ज़मीनें ली जा रही हैं चाइना के अगले प्रोजेक्ट के काम के लिए, चश्मा के बाद, और कराची में शुरू हो जाएगा। एक काला बाग डैम जितनी चाइना बिजली बना देगा, ये इन प्रोसेस है। इस पे ज़्यादा कहूँगा तो दुनिया में हंगामा खड़ा हो जाएगा और ये राज डिस्क्लोज करने वाली बात होगी। सऊदी अरब अगर ये 6-7 अरब 15 अरब का पैकेज टीवी पे आ रहा है, अगर 6 अरब भी मिल जाएं तो पाकिस्तान को 6 अरब डॉलर का मिल जाए, पाकिस्तान को रोज़ का 2 अरब रुपया चाहिए जी। 30,000 बैरियल जो है, 30,000 टन जो है, इसके लिए 20-25 लोकोमोटिव भी नहीं है। इमीडिएटली हमें लोकोमोटिव ख़रीदने चाहिए, इंजन ख़रीदने चाहिए। 30-40 जो पाइपलाइन में है वो तो फौरी तौर पर ख़रीदें, ताकि इस फ्यूल की ट्रांसफ़र के लिए भी कोई चीज़ हो, गाड़ियाँ मूव कर सकें, लोकोमोटिव ला सकें, ले जा सकें। और सेकेंडली बिजली पैदा हो सकती है, माल की ज़रूरत है। एक साल और 6-6 महीने की लड़ाई करने वाले, अगर सऊदी अरब पैसा दे देगा तो मसले हल हो जाएंगे, अगर नहीं देगा तो ये खड्डे में मसला पड़ जाएगा और मसाइल अंबार लग जाएगा मसाइल का। और IMF के पास जाना पड़ेगा। IMF कितने यूनिट क्या बिजली करता है, कितनी सब्सिडी कम करता है, कितनी वैट लगाता है, कितनी GST लगाता है, क्या कंडीशन लगाता है। मुझे ख्याल है 2-3 महीने के बाद ये जाएंगे, क्योंकि उसके बगैर या तो एक ये तरीका है कि इनको पैकेज मिल जाए सऊदी अरब से, दूसरा तरीका ये है कि इनको IMF के पास जाना पड़े, तीसरा मनोसलवा तो उतरते नहीं है अब। ठीक है, हालात में इन्होंने। शेख साहब अब आते हैं जरा सूबों की तरफ। ऑब्वियसली सूबों में हर सूबा जो अपनी हुकूमत बना के बैठा है उसमें पार्टी डिफरेंट है। पंजाब में शहबाज शरीफ साहब को नामजद कर दिया गया है एज अ CM कल, उसमें बाद में बात करूंगा, लेकिन पहले सिंध पे है। सिंध के अंदर शेख साहब क्या हो रहा है? जो अल्ताफ हुसैन साहब ने एक इनकलाबी कदम उठाया, उन्होंने जो है कमेटियां तोड़ दी, नई कमेटियां बना रहे हैं। मतलब ये सिर्फ ये जो इलेक्शन का रिजल्ट है जिसमें PTI कराची की दूसरी बड़ी पार्टी बन के उभरी है MQM के बाद, उसका इम्पैक्ट है, या अल्ताफ हुसैन साहब और की पार्टी के अंदर MQM के अंदर कोई अंदरूनी कोई तशवीश चल रही है जिसको एड्रेस करने के लिए सब कुछ किया गया? मतलब आपका अपना टेक क्या है इसके ऊपर MQM के साथ? MQM के मेरे ख्याल में इमरान अपना अल्ताफ हुसैन तक की ज़िंदगी में अंदर से कोई टेक ऑफ की कोई गुंजाइश नहीं है। ग्रुप श्रुप हर पार्टियों में होते हैं। ये उसका कमाल है कि लंदन से बैठ के कंट्रोल करता है। वो कहता है दिन है तो दिन है। यहाँ हम छोटी सी पार्टी चलाते हैं, किसी का मुंह उस तरफ होता है, सदर सेक्रेटरी के साथ नहीं चलता, सेक्रेटरी सदर के साथ नहीं चलता। शायद हमारी छोटी पार्टी में ये मुमकिन नहीं है कंट्रोल करना, और लंदन से बैठ के कंट्रोल करना ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन ये बात हकीकत है कि लोगों की तवज्जो भी ये दूसरी तरफ ममदूल कराना चाहते हैं। ये लोगों के ज़हन से निकाल देना चाहते हैं कि रिवोल्ट हो चुका है, कराची में रिवोल्ट शुरू हो चुका है, और उसको ये कितना कवर कर पाते हैं और कितना इसका ढांचा ठीक करके ले जा सकता है। अगर खान साहब, इमरान खान साहब सिंध में ज़्यादा जलसे करते और अच्छे कैंडिडेट को सिलेक्ट कर लेते इंटीरियर सिंध में भी, तो इस मुल्क की सियासत में एक बहुत बड़ा इजाफा। इमरान साहब और अल्ताफ हुसैन की कन्फ्रंटेशन चलेगी अल्ताफ हुसैन साहब की, आपको लगता है? कि आपको लगता है बस ये खत्म हो जाएगी अभी कुछ हफ्तों में, कुछ दिनों में, कि चलेगी? अभी तो चल रही है, अभी तो शिद्दत से चल रही है, क्योंकि उनकी एक वाइस प्रेसिडेंट मर गई है, एक दूसरे के इल्ज़ाम है। लेकिन लेट्स सी कोई चीज़ शिद्दत से कितनी देर तक चल सकती है, इसके अंदर वजूहात होनी चाहिए, और वो
क्राइसिस होने चाहिए। मैं समझता हूँ कि अगर MQM थोड़ा सा रिट्रीट कर जाए और MQM बदलते हुए हालात को एक्सेप्ट कर ले तो मेरा ख्याल है ये लड़ाई झगड़ा ख़त्म हो सकता है। अगर MQM ने भी अड्डा लगाया और PTI ने भी अड्डा लगाया तो लोग इसका फ़ायदा उठाएंगे और ये लड़ाई बढ़ती जाएगी और उससे नुकसान होगा हर राइट। तरफ। शेख साहब, हेल्दी कंपटीशन देख रहे हैं आप? पंजाब एंड खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के दरमियान तीनों जगह डिफरेंट हुकूमतें हैं। पीपल्स पार्टी ऑब्वियसली सिंध के अंदर होगी, तो बिजली बनाने से लेकर जो है वो एजुकेशन तक तो सारे शोबे जो है वो सूबों के पास है। बस तीनों सूबों में आपको लगता है हेल्दी कंपटीशन होगा या लगता है कन्फ्रंट्रेशन चलेगी जिस तरह चलती आई है महाजराई? देखें, पंजाब सूबे को सारे काम रोक के अब बिजली बनानी चाहिए। सब सूबों को यही करनी चाहिए। कराची में तो इंडस्ट्रियल एरिया की बिजली की हालत फिर ठीक है। सबसे ज़्यादा हालात ख़राब पंजाब के हैं और मैं समझता हूँ इन्होंने जानबूझकर बिजली की तरफ नहीं गए, लल्ले तल्लों पे गए। रिमोट कंट्रोलर, कंप्यूटर, चिंची, हेडफोन, लैपटॉप, रोटी, तंदूर, ये जिनका कोई असर ही नहीं हुआ। जिसने खा ली उसने, जो खा गया सो मज़ा कर गया, जो रह गया वो कौस रहा। मेरा ख्याल है हम 800,000 मेगावाट पंजाब इजीली पैदा कर सकता है। अगर $1 मिलियन से 1 मेगावाट है तो मैं इमरान खान साहब की सरकार खैबर पख्तूनख्वा का इतना असल मसला लॉ एंड ऑर्डर का है। अगर वहां सुकून मुहैया कर दे PTI और एक अंडरस्टैंडिंग पैदा कर ले और एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग पैदा कर ले जो दायमी हो, क्योंकि अब वहां भी तालिबान के भी कई ग्रुप हैं। एक ग्रुप से बात करेंगे दूसरा निकल जाएगा, दूसरे से करेंगे तीसरा निकल जाएगा। और तालिबान और PTI दोनों गवर्नमेंट अपनी कमिटमेंट निभाए और उस पर स्टैंड करे और लोगों में बेहतरी आए, क्योंकि सरहद में इन्वेस्टमेंट का आना बहुत ज़रूरी है। सरहद की फैक्ट्रियां भी उजड़ गई हैं। जैसे देखें ना, GDP तो सिर्फ ज़रात की है। ज़रात के बलबोते पे ये 3% है, जिसमें 1.5-2% GDP ज़रात है। अगर ज़रात निकाल दिए जाएं तो इंडस्ट्रियलिस्ट करते क्या हैं? टैक्स चोर। ये तो कुछ काम ही नहीं कर रहे। खैबर पख्तूनख्वा की शेख साहब जो अमन है उसका तो बराह रास्त ताल्लुक फाटा में गिरने वाले ड्रोन्स और वहां की सूरत हाल से है ना, तो वो तो फेडरल गवर्नमेंट डील कर रही होगी अमेरिका के साथ। बेसिकली फाटा तो खैबर पख्तूनख्वा के कंट्रोल में नहीं होगा, तो वहां जब ड्रोन गिरेगा तो इमरान खान साहब पीस किस तरह लेके आएंगे खैबर पख्तूनख्वा के सूबे में? देखें, एक तो ड्रोन्स की हालत भी दुनिया में इसके खिलाफ बड़ा रिएक्शन हो गया है। सिर्फ ड्रोन ही नहीं है, तोप का गोला भी एक मसला है, टैंक का गोला भी मसला है, और वहाँ जो आर्मी की पोस्टिंग है वो भी एक मसला है। सो एक बड़ा पैकेज जिसमें कि फाटा में और सरहद में अमन आए, उसके लिए मैं समझता हूँ गो इतना आसान काम नहीं है, पर इस पर एफर्ट्स होनी चाहिए। और ड्रोन्स जो हैं वो मैं नहीं समझता कि लोकल स्पोर्ट्स के बगैर हो रहे हों। किसी ना किसी हद तक इसकी इंफॉर्मेशन होती है। और जहाँ तक ड्रोन ही एक मसला नहीं, इकॉनमी का डिज़ास्टर भी मसला है। सुबह सरहद में अमीर लोग वहाँ से सुबह छोड़ के जा रहे हैं, सारे गरीब लोग वहाँ रह रहे हैं। बड़े बड़े अमीर लोग इस्लामाबाद में आ गए हैं, मरी में आ गए हैं, पिंडी में आ गए हैं। सो वहाँ वो लोग जो कि एक पुरसुकून ज़िंदगी गुजार रहे थे सुबह सरहद में, सरहद कहता हूँ तो फिर मुझे लोग कहते हैं, मैं माफ़ी चाहता हूँ, KPK में जी। तो इमरान साहब के लिए तो बहुत बड़ा चैलेंज है ना, इमरान साहब के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। वो कहते हैं 90 रोज में करप्शन खत्म कर देंगे, तो एक सूबाओं को मिल गया वहां पे, अब करें सारी चीजें ठीक। चैलेंज तो बहुत बड़ा है उनके लिए। देखें, अगर वो नहीं ये एक चैलेंज एक्सेप्ट ना करते तो लोग फिर ये ताना देते कि आप तो चैलेंज एक्सेप्ट ही नहीं करते। नहीं, अच्छा किया तो ये आसान काम नहीं है जी। ये हर दो सूरतों में दोनों तरफ उनके लिए बड़ा चैलेंज है। अगर ये डिलीवर कर देते हैं तो मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा पॉजिटिव मैसेज जाएगा सारे पाकिस्तान, ठीक है। और अगर वहाँ नाकाम होते हैं तो ये मनफी मैसेज भी सारे पाकिस्तान में जाएगा। मेरी राय तो मुख्तलिफ थी, लेकिन इस राय से जब मैंने उनकी पार्टी लीडरों की ये राय सुनी कि अगर हम इस वक्त ये सूबा लेने से इनकार करेंगे तो लोग ये कहेंगे कि हमारे पास स्ट्रक्चर नहीं है प्रूव करने का कि वी आर कैपेबल टू डिलीवर। अच्छा शेख साहब, एक बात बताइए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो क़यादत है दूर दूर तक नजर इसलिए नहीं आती कि ऑब्वियसली जो उनके फेसेस हैं, उनके बच्चे अगर क़यादत संभाल रहे वो तो है ही नहीं यहाँ पे। जरदारी साहब ऐवान सदर में, पता नहीं वो जब बाहर आएंगे ऐवान सदर से अपने टेन्योर के बाद, तो वो मुल्क से बाहर पहले जाएंगे, छुट्टियां मनाएंगे, वापस आएंगे। पीपल्स पार्टी के साथ क्या हुआ और फ्यूचर क्या आप देख रहे हैं? क्या PTI सेकंड पार्टी बन के उभरेगी और वही मुकाबला करेगी PMLN के साथ नेक्स्ट इलेक्शन में, या पीपल्स पार्टी का फ्यूचर है कोई पंजाब में और दूसरी जगहों पे? देखिए, मैंने जो कुछ आपके प्रोग्रामों में इलेक्शन से पहले कहा, मैंने कहा कि ANP का सफाया हो जाएगा, एक आधी सीट। काफ लीग अगर पीपल्स पार्टी के साथ ना मिलती तो शायद 10-11 सीटें ले लेती। सो लोगों ने रिएक्शन किया है, लोग किसी के साथ नहीं होते। और ये अब किराए के लोग हैं सारे पीपल्स पार्टी के पास। वट्टू साहब कहाँ से पीपल्स पार्टी के हुए जी? कहाँ से अहमद महमूद पीपल्स पार्टी के हो गए? और सारी जो पीपल्स पार्टी के जियाले हैं
वो एक झलक पीटीआई में अपने सोचों की देखते हैं। एक रेवोल्यूशनरी सोच जो है वो उनको पीटीआई में नज़र आती है। वो उसमें किस हद तक जाते हैं, कितना टाइम लेते हैं और कितनी पीटीआई में गुंजाइश है उनके लिए, क्योंकि पीटीआई का भी एक मसला है कि लोगों के लिए वो कुशन नहीं बनते, वो उनके लिए जगह नहीं बनने देते और रिएक्शन शुरू हो जाता है। सो मुझे उम्मीद है कि इस इलेक्शन के बाद काफ़ी सारी गुंजाइश पैदा होगी और मैं आपसे इत्तफाक करता हूं कि मैं पीटीआई को ही नेक्स्ट अपोजिशन पार्टी देख रहा हूं। राइट। अच्छा शेख साहब, ये बता दीजिए कि आगे अब मसले जो बड़े बड़े आने, उनमें बड़े बड़े मिनिस्ट्रियों के मसले आने, मतलब फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान का जो है वो इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न, ना सिर्फ पाकिस्तान की सिविलियन गवर्नमेंट के लिए होता है, अमेरिका के लिए भी होता है और इसके साथ साथ फौज के लिए भी होता है। तो आपके जहन में कोई ऐसा शख्स नजर आता है आपको इस वक्त नवाज शरीफ साहब की कैबिनेट में या उनके हल्का अरबाब इख्तियार में, जो आर्मी को भी एक्सेप्टेबल हो, जो अमेरिका के लिए भी कबूल सूरत हो और पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट को भी लेके चले सही तरीके से फॉरेन अफेयर्स में? देखें, हिना रब्बानी खर चला सकती हैं तो कोई भी चला सकता है। किसी को नहीं पता था कि वो इक्तसादी डिवीजन से आके, देखें फ़ौज की फुल सपोर्ट होती है फॉरेन ऑफिस को, फ़ौज पूरा फीड करती है, पूरा ब्रीफ करती है। फॉरेन ऑफिस, फ़ौज और प्राइम मिनिस्टर मिलके एक दरमियानी रास्ता बनाता है और उनके पास फॉरेन ऑफिस के काज़मी वगैरह एक्सपर्ट हैं नवाज़ शरीफ साहब के पास, और टेक्नोक्रेट्स की एडवाइस जो है वो नवाज़ शरीफ साहब के पास काफ़ी होगी। लेकिन फॉरेन ऑफिस जो है वो मरहून मिन्नत है इकनॉमिक कंडीशन का। अगर ख़जाना मजबूत नहीं होगा तो किसी का बाप आज़ाद खारजा पॉलिसी नहीं बना सकता, किसी का बाप दिफा को मजबूत नहीं कर सकता, किसी का बाप ड्रोन हमलों को नहीं रोक सकता। इसके लिए ज़रूरी है कि इकॉनमी को स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे खड़ा किया जाए। 6 बिलियन तो आपके पास रह गए हैं, कुल 6 बिलियन डॉलर, इसमें सोने के पैसे भी हैं और 2 बिलियन वो है जो आपने कमर्शियल बैंकों से लोन लिया हुआ है। सो ये 2, 2.5, 3 बिलियन से आपने 460 मिलियन की और महीने 15 दिन 10-12 दिन में किस्तें देनी है 2, तो आप तो तबाही के दहाने पे हैं। आपको सारी दुकान में झाड़ू फेर के, अभी भी आप देखें ये सारी बातें जो आज आप कह रहे हैं कि बिजली नहीं, मैं वादा नहीं करता, ये आपको इलेक्शन को भी कौम को बतानी चाहिए थी कि बाबा असल सूरत हाल ये नहीं है। उस वक्त तो हमने सबज बाग दिखाए और सारे मुल्क में सारे मीडिया पे हमने ये बताया कि हमारे पास एक जादू का चिराग है, ये हमारे पास जो अलादीन का चिराग है, इसको जलाएंगे और सारे मुल्क में बिजली रोशन हो जाएगी। काम इतना मुश्किल नहीं है, जज्बे की ज़रूरत है, हिम्मत की ज़रूरत है, टैक्स अर्निंग की ज़रूरत है, रेवेन्यू अर्निंग की ज़रूरत है। इसमें पसंद और नापसंद का सवाल नहीं है। और तीसरी बारी भी अल्लाह ने लगाई है, वरना इस मुल्क में तीसरी बारियां किसकी लगी है? आखिरी सवाल मेरा शेख साहब आपसे इस हवाले में, परवेज़ मुशर्रफ साहब जो हैं इस वक्त वो ऑब्वियसली चक शहजाद में है और अजीब सी बात है, किस्मत की बात है कि वो एक ज़माने में नवाज शरीफ साहब जो थे उनकी प्रिजन में थे, और आप जब नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बनेंगे तो परवेज़ मुशर्रफ साहब उनकी प्रिजन में होंगे, एग्जीक्यूटिव के हेड तो नवाज शरीफ साहब ही होंगे। आपको लगता है वो मुकाम आएगा कि प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब होंगे और परवेज़ मुशर्रफ साहब पाकिस्तान में होंगे और वो उनके प्रिजनर या कैदी होंगे उनकी उनकी जेल में, हुकूमत पाकिस्तान की जेल में, या आप समझते हैं उससे पहले ही परवेज़ मुशर्रफ साहब जो है वो बेल पे निकल लेंगे मुल्क से बाहर? देखिए, मैं बड़ा बयान देता हूं, आर्टिकल 6 के तहत मैं नहीं समझता कि नवाज शरीफ आप उसको ट्रायल करेंगे, क्योंकि सऊदी अरब जो है दोनों पर इन्फ्लुएंस है, दोनों से उसके तल्लुकात हैं। और परवेज़ मुशर्रफ साहब को समझाया गया था कि वो मत आएँ, लेकिन उनका ख्याल था कि कौम सारी उनके साथ खड़ी है। ये कौम किसी के साथ नहीं खड़ी। इमाम हुसैन के साथ भी 72 खड़े थे और वो जानसार जिन्होंने के शहादत दरबान हुसैन का किरदार अदा के करके जाने दी। सो इस मुल्क में दरबान हुसैन वालों की कमी है। सो इस मुल्क में इक़्तिदार के भूखों का जुमा बाजार लगा हुआ है। इस मुल्क में जो लोग हमसे, ये अवाम ने हमें वोटें दी है कि आप सच के साथ, सच्चाई के साथ खड़े हो। कई लोग आते हैं और कहते हैं जी फिर काम किधर जान गए। मैंने कहा आ गए, 60 साल में काम हुए हैं इस मुल्क में। गैरत और इज़्ज़त की सियासत होगी। मुशर्रफ साहब का मैं समझता हूँ कि अभी मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन इतना आसान काम नहीं है आर्टिकल 6 के तहत ट्रायल करना। और नवाज शरीफ साहब जो कहते रहे वो इक़्तिदार से पहले कहते रहे। इक़्तिदार के पहले की बातें और इक़्तिदार के आने की बातों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। राइट। शेख रशीद साहब बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। व्यूज़ आप उनके कमेंट सुन रहे थे, मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर उनके एनालिसिस सुन रहे थे। आप उनसे एग्री भी कर सकते हैं और डिसएग्री भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान इस वक्त जो है जिन मसाइल में घिरा हुआ है, तो जो मौजूदा गवर्नमेंट आ रही है उसके लिए तमाम ही चैलेंजेस बड़े बड़े हैं। लेकिन हम उम्मीद भी रखते हैं नवाज शरीफ साहब जो है वो 3rd टाइम प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं, और जो विजन वो अपने मैनिफेस्टो में दे चुके,
और जिसकी बेस पे उन्होंने इलेक्शन पे लोगों को की मेजॉरिटी को जो है वो अपना गर्विदा बनाया और उनसे उन लोगों ने उनको वोट दिए, क्लियर मैंडेट दिए 124 सीट्स का। उस स्ट्रेंथ के साथ और उस विजन और उस मैंडेट के साथ हम बहुत पुरुमीद हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो इस मुल्क को इन प्रॉब्लम से निकालेंगे, क्योंकि प्रॉब्लम्स होंगे और उसके अगेंस्ट जब लीडर टेस्टिफाई होता है तभी पता चलता है कि लीडर जो है वो ग्राउंड में बेसिकली क्या वेटेज रखता है। हम उम्मीद रखते हैं एक अच्छा पाकिस्तान, और ये 5 साल के एंड में जो है इन मसाइल में से बहुत से मसाइल जो है कम हो चुके हो। हमें नेक्स्ट टाइम तक इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से इजाज़त दीजिए।